दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। तो वेलकम दोस्तों, महादेव मैथ क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं दोस्तों। तो पहले जो हम क्वेश्चन है तो जो पहला पार्ट है इसका हम आपको डाल चुके हैं, क्योंकि उसमें हम 100 क्वेश्चनों का हमने आपके साथ डिस्कस किया था दोस्तों। तो हमें सिर्फ क्या है, पहले भी हम हालांकि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के अपने पहले की वीडियोस में करा चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस नए हैं, तो उन सभी को लेकर हमें क्या है, जो पीछे हैं उन सभी को रिवाइज हो जाएंगे हमारे, और जो नए क्वेश्चन हैं वो हमें क्या है कंठस्थ करने हैं, लर्न करने हैं अच्छी तरीके से। तो बिल्कुल उसी कड़ी को हम जोड़कर देख रहे हैं। और ये जो फटाफट क्विक रिवीजन है हिंदी का, इसमें हम कम से कम आपको 100 क्वेश्चन पिछले कम से कम 300-400 क्वेश्चन हम पीछे आपको रिवाइज करवा चुके हैं, और 100 क्वेश्चन लगभग आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ बने रहें हमारे साथ, और चलो देखते हैं कि आगे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक एक नंबर की क्या है महत्व तो होता है एक एक नंबर का। तो इसलिए हम कहते हैं आपसे कि वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मही प्लस ईश होगा। नेक्स्ट है शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। शुभ प्लस इच्छा। शुभेच्छा का क्या होगा, शुभ प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा आपका शुभेच्छा। शुभेच्छा ऐसे हो जाएगा आपका शुभेच्छा। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा। भानुदय, भानुदय का हो जाएगा भानु प्लस उदय, यानी छोटा जो है मात्रा में रहेगी और उसकी क्या हो जाएगी फिर बड़ी हो जाएगी। भानु प्लस उदय, भानुदय। आप ध्यान से देखिए इसको, भानु प्लस दे, भानुदय। नेक्स्ट है नवोडा। नवोडा का हो जाएगा नव प्लस उडा, क्या हो जाएगा नौ प्लस उडा। नवोडा का क्या हो जाएगा नौ प्लस उडा। पावक का हो जाएगा पो प्लस अक। पावक का क्या हो जाएगा पो प्लस अक। नेक्स्ट है दुष्त्रितर का। दुष्त्रितर का क्या हो जाएगा, दुष्त्रितर क्या हो जाएगा दो प्लस त्रितर। दो प्लस क्या हो जाएगा त्रितर। क्लियर है, दो प्लस त्रितर क्या हो जाएगा, इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी दुष्त्रितर। नेक्स्ट है मृगेंद्र। मृगेंद्र का हो जाएगा मृग प्लस इंदर। मृग प्लस इंदर हो जाएगा आपका मृगेंद्र। नेक्स्ट है सुरेंद्र। सूर प्लस क्या हो जाएगा इंदर। सदाचार का हो जाएगा सत प्लस आचार। सदाचार का क्या हो जाएगा सत प्लस आचार। और महेंद्र का हो जाएगा महा प्लस इंदर, महेंद्र। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया कि हैदराबाद में कौन सा समास है। तो हैदराबाद में कौन सा समास है भाई, तत्पुरुष समास है। हैदराबाद में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। उसके बाद राम कहानी में कौन सा समास है। राम कहानी में भी क्या है तत्पुरुष समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली में आपका क्या है बहुवीरी समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है बहुवीरी समास। मंदबुद्धि में कौन सा समास है आपका क्रम धारिये। मंदबुद्धि में जो समास है वो कौन सा है आपका क्रम धारिये। नीलगाय में आपका कौन सा समास है क्रम धारिये। मंदबुद्धि और नीलगाय दोनों में कौन सा समास है क्रम धारिये। नेक्स्ट आपका प्रतिमान में कौन सा समास है। तो प्रतिमान में आपका अव्ययी भाव समास। प्रतिमान में आपका कौन सा समास है अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है हमारा 117वां क्वेश्चन, नरसिंह में कौन सा समास है। तो नरसिंह में आपका क्रमधार्य समास है। कौन सा है नरसिंह में क्रमधार्य समास। नेक्स्ट 118वां, शाखा मृग में कौन सा समास है। तो शाखा मृग में आपका कौन सा समास है बहुव्रीहि समास। शाखा मृग में कौन सा समास है आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है वीणा पाणी में कौन सा समास है। तो वीणा पाणी में भी आपका क्या है बहुव्रीहि समास। देखो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हैदराबाद में आपका कौन सा समास है तत्पुरुष। राम कहानी में आपका क्या है तत्पुरुष। चंद्रमौली में आपका क्या है, चंद्रमौली में ध्यान से सुनते रहिए, चंद्रमौली में आपका क्या है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट पूछा है मंदबुद्धि में और नीलगाय में। मंदबुद्धि और नीलगाय में कौन सा है क्रमधार्य समास।
प्रतिमान में अव्ययीभाव समास, प्रतिमान में कौन सा है? अव्ययीभाव समास। नरसिंह में आपका क्रमधारय समास, नरसिंह में कौन सा है? क्रमधारय समास। शाखा मृग में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, शाखा मृग में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। वीणा पाणी में भी कौन सा है आपका? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है आपका नवयुवक में कौन सा समास है? तो नवयुवक में भी आपका कौन सा समास है? क्रमधारय समास। नवयुवक में कौन सा समास है आपका? क्रमधारय समास। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वि उपसर्ग लगा हुआ है भाई विज्ञान में, अच्छे से याद रखोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्वाह शब्द में आपका जो है वो है, निर्वाह शब्द में आपका कौन सा है? निर है। कौन सा उपसर्ग है भाई? निर है। प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग पूछे तो आपका कौन सा है? प्रतिकूल में आपसे पूछे तो आपका कौन सा है भाई? प्रतिकूल शब्द में प्रति है। नेक्स्ट है चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? चिरायु में चिर उपसर्ग है। चिरायु में कौन सा है? चिर है। संस्कार शब्द में पूछे तो कौन सा संस्कार में? सम है। कौन सा उपसर्ग है संस्कार में? सम है। विज्ञान में दोस्तों वी है, निर्वाह में निर है, प्रतिकूल में प्रति है, चिरायु में चीर है, संस्कार में सम है। संस्कार ये पूछा जाता है क्योंकि संस्कार में बच्चे कुछ और ही करके आते हैं, ऐसा ही मिलता जुलता बना देंगे एक, लेकिन संस्कार में कौन सा है? सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेइंसाफ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बेइंसाफ में बे हुआ है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है भाई? प्रत्युत्पन्नमति में आपका प्रति उपसर्ग है। बहुत ध्यान से इसको याद करना है, थोड़ा सा पढ़ने में कठिन हो सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट है। प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा समास है? प्रति समास है। और कुछ दे देंगे बिल्कुल मिलता जुलता, लेकिन इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा है? प्रति। प्रतिकूल शब्द में कौन सा है? प्रतिकूल में भी प्रति है और प्रत्युत्पन्नमति में भी कौन सा है? प्रति है। बार बार बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, संस्कार का इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार में, तो सदाचार में आपका सत उपसर्ग, तो सदाचार में सत है, ये भी इम्पोर्टेंट है सदाचार भी। आदेश में उपसर्ग पूछे तो कौन सा है? आ है। धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय, देखो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग तो लगते हैं शब्द के आगे, जैसे ये शब्द है, ठीक है, जो इसके आगे जुड़ेंगे तो वो क्या होंगे? उपसर्ग होंगे, और जो पीछे लगेंगे वो क्या होंगे? प्रत्यय होंगे। तो इस कंसेप्ट को आप दिमाग में बिठा लो कि जो शब्द है, जैसे ये शब्द है आपका, ठीक है, तो ये आगे लगे तो उपसर्ग, पीछे जो लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। दिमाग में बैठा लो इसको, उस पर से याद रह जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदेश में आ हो चुका है, धुंधला में ला हो सकता है, उसके बाद दो शर्ता में तो हर्ता है। दो शर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है भाई? हर्ता प्रत्यय है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करोगे? अनुज, आ, क्योंकि अनुज का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? अनुजा, तो जा प्रत्यय, ठीक है, तो आ प्रत्यय लगाएंगे अनुज में, आ प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? अनुजा। नेक्स्ट है घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? अक्कड़। घुमक्कड़ में प्रत्यय कौन सा यूज हो रहा है? घूम प्लस अक्कड़ यानी घुमक्कड़। ऊंचाई शब्द में जो प्रत्यय कौन सा है? आई प्रत्यय है। जेठानी में कौन सा है भाई? आने प्रत्यय है। प्राचीन में क्या है? इन। प्राचीन में कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय है। क्लियर है? कौन सा इन है भाई? देख लो दोबारा से, ये इन है प्राचीन में। प्राचीन में कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भगोड़ा में। भगोड़ा में आपका है ओड़ा प्रत्यय। भगोड़ा में कौन सा प्रत्यय है? ओड़ा। नेक्स्ट है कब्रिस्तान में स्थान। कब्रिस्तान में प्रत्यय पूछ ले तो क्या है? स्थान, क्योंकि मूल शब्द क्या होता है? कब्र होता है, तो कब्र से कब्रिस्तान बना है, ठीक है, तो स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करते रहिए, जो इम्पोर्टेंट है उनको अलग से कॉपी में। यादों में कौन सा प्रत्यय है? वह। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उनको क्या बोला जाता है भाई?
अकारांत, अकारांत किसे कहते हैं? अकारांत वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में ए आता है, उनको क्या कहते हैं? अकारांत। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण, तो अयोगवा हमारे दो है, अंग और ए। इनको क्या बोला जाता है? अयोगवा बोला जाता है। अंग और ए को क्या बोला जाता है? अयोगवा बोला जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे हंस के ऊपर ये जो बिंदी लगी है उसको क्या कहते हैं? तो इसको अनुस्वार कहते हैं। और यदि ऐसे चांद बिंदु है तो इस चांद सा बना हुआ हो, जैसे चांद के ऊपर बना हुआ है, तो इसको अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। यदि सिर्फ बिंदी है तो अनुस्वार, बिंदी है तो अनुस्वार, चांद बिंदु ऐसे चांद सा बना हुआ है ऊपर, तो उसको अनुनासिक बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? हम वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? वर्ण। नेक्स्ट, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्य के होने या बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बिल्कुल पढ़ा चुके हैं, इनको क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से होता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेष्य बोला जाता है। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? संज्ञा से होता है। हिंदी में जो लिंग है उसका निर्धारण किससे होता है भाई? संज्ञा से होता है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तक, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। यानी जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट हमारा 152वां क्वेश्चन है अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उनको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे काली घोड़ी दौड़ रही है, इसी प्रकार जैसे काली घटा छाई है, तो काली तो क्या रहेगी? दोनों वाक्यों में सेम, तो ये क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अव्यय वो होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन इनके कारण कोई भेद नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता वाक्य में, उनको अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो 4 भेद होते हैं आपके अव्यय के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 वचन होते हैं हिंदी में, एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसको वर्ण कहते हैं। जैसे मैं, पै, रै, य, कै आदि आदि आदि। वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे मैं, पै, रै, य, लै, व, ये सब। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण। यानी एक जो क्रम से जो जुड़े हुए हैं वर्णमाला के जो अक्षर, उसको जो समूह है उनका, उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला है। जैसे कै, कै, गै, गैड़ा, ये सब जो हमारे आते हैं, किस में आते हैं? ये सब वर्णमाला में आते हैं, ऐ से लेकर क्षैत्र यज्ञ तक। नेक्स्ट है शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक जब वर्णों का मेल होता है और उसका कुछ ना कुछ निश्चित अर्थ निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। 2 से ज़्यादा होने, 2 या 2 से ज़्यादा क्या होना चाहिए? उसके अंदर वर्ण होने चाहिए और उसका कुछ सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। नेक्स्ट वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक का जो सार्थक समूह है, शब्दों का सार्थक, यदि वर्णों का मेल है तो वो क्या हो जाएगा? शब्द। और सब 2 से ज़्यादा शब्द होंगे तो वो उनका सार्थक समूह, यानी कुछ निश्चित वाक्य का उस मीनिंग निकलता हो तो वो क्या कहलाता है? फिर वाक्य। मूल स्वरों की संख्या कितनी है भाई? 11 है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है भाई? मूल व्यंजन 33 है। क्लियर है दोस्तों?
उसके बाद है अक्षय, ये पूछा है ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। अक्षय ध्वनि आपकी क्या है, संयुक्त वर्ण होता है अक्षय, ठीक है। और इसी प्रकार त्रय भी क्या होता है, संयुक्त हो जाए तो तय प्लस र से मिलकर बनता है आपका त्रय। ट वर्ग का उच्चारण, ट मुर्दा होता है भाई, ट मुर्दा होता है, याद रखोगे। ट का उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा। ट का उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा। फ का भाई दंतोष्ठे, फ का क्या होता है, दंत ओष्ठे। ट का मुर्दा, ट का मुर्दा और फ का दंत ओष्ठे, फ का क्या होता है, दंत ओष्ठे। उसके बाद स है, ये व्यंजन इनको क्या कहते हैं भाई, ऊसप व्यंजन। स और स और है, इन सभी को क्या बोलते हैं, तीनों उच्चारों को ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। य र ल व को क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और क से मैं तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। क से लेकर मैं तक के जितने भी व्यंजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। घोष का अर्थ क्या होता है भाई, नाद। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जीवा के दोनों ओर से निकल जाती है कहलाती है पार्श्विक, क्या बोलते हैं उसको, पार्श्विक बोला जाता है। उसके बाद है आ स्वर कहलाता है। आ स्वर विवृत, आ को क्या बोलते हैं, विवृत स्वर को बोलते हैं। आ को कौन सा स्वर बोलते हैं, विवृत। वी आ स्वर कैसा है, विवृत। पस स्वर क्या है, ई और आपका क्या दोनों आपके हैं। अग्र स्वर है आपका ऐ, अग्र स्वर आपका क्या है, ऐ। श्रय व्यंजन, किन दो व्यंजनों से श्रय, तो श्रय बना है आपका स और र से, इसलिए इसको बोलते हैं श्रय। ढ और ढ का व्यंजन वर्ग क्या है, मूर्धन्य और उच्छिप्त। ये पहला तो क्या है, मूर्धन्य है, और दूसरा ढ क्या है, उच्छिप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, नोट कर लो, इसको एग्जाम में आएगा। ढ व ढ का व्यंजन वर्ग क्या है, मूर्धन्य। देखो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो ये ढ है ये तो क्या है, मूर्धन्य है, और ये जो है ये क्या है, उत्क्षिप्त है। ये क्या है, मूर्धन्य, ये क्या है, उत्क्षिप्त। मूर्धन्य उच्छिप्त, मूर्धन्य उच्छिप्त, मूर्धन्य उच्छिप्त, ऐसे 3 से 4 बार आपको बोलना है, आपको ये याद हो जाएगा। क्यों इस पर जोर क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट जो है उनको भी मैं आपको साथ के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप ताकि उन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकें, और जो एग्ज़ाम में आपके लिए क्या है, काफ़ी बेनिफिशियल उनका आपको हो सके। तो दोस्तों यदि आपने इतने बेहतरीन क्वेश्चन मिलने के बाद भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो निश्चित तौर से आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के साथ अपने स्टडी चैनल के साथ, अपने पढ़ाई के साथ धोखा कर रहे हैं दोस्तों। और प्लीज़ यदि आपने ऐसा किया तो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना तो कामयाबी मिलना तो दूर की बात, आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ बालाजी ऑनलाइन क्लासेस का आशीर्वाद लेने के लिए जो भी चाहते हैं, तहे दिल से हमारी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ अभी के अभी लाइक के बटन को लाइक ठोक दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, क्योंकि हमारे ब्रांड एम्बेसडर तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वही हैं। हमारे पास ना ही इतनी आर्थिक स्थिति है कि हम अपनी ऐड कर सकें। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, ये उनके लिए हैं जो कहीं बाहर नहीं जा सकते कोचिंग के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए हमने किया है। और जो पैसे नहीं दे सकते, जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार है, तो प्लीज़ दोस्तों उन सभी के पास हमारी ये वीडियो पहुंचाने के लिए इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, प्लीज़ सहयोग करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, यदि आप शेयर नहीं कर सकते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो पहली बार जो चैनल पर आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मित्रों। नेक्स्ट है आपका है 175वां क्वेश्चन कि ओम ध्वनि के उच्चारण स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है, प्लुत स्वर। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ओम शब्द के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है, प्लुत स्वर। सघोष वर्णों का सही क्रम है ढ और ढ। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है भ्राता का भाववाचक क्या होगा, भ्रातृतो। नेक्स्ट है सीमा दौड़ती है, दौड़ती में कैसी क्रिया है, आक्रमक। आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा क्या है, आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा क्या है, तो इसमें है आपका संज्ञा उपवाक्य। क्या है ये, संज्ञा उपवाक्य। सोना चांदी तेल पानी किस प्रकार की संज्ञा है, द्रव्यवाचक। कृपाण का विलोम क्या होगा भाई,
दानी। कृपाण का विलोम क्या होगा? दानी। अनुराग का क्या होगा? विराग। भोगी का क्या होगा? योगी। कीर्ति का क्या होगा? अपकीर्ति। स्थूल का क्या होगा? सूक्ष्म। शीर्ष का क्या होगा? तल। और शोषक का क्या होगा? विलोम शोषित। एक बार फिर से देख लेते हैं हम विलोम को, काफ़ी अच्छे लगे मुझे ये और काफ़ी एग्जाम में आ सकते हैं। कृपाण का ज्ञानी, कृपाण का क्या होगा? दानी। कृपाण का होगा दानी, ऐसे ये दानी है। जल्दी जल्दी में थोड़ा बोलने में गलती हो जाती है तो प्लीज़ दोस्तों आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत ही विद्वान लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो करेक्शन थोड़ी बहुत अपने आप भी कर लीजिएगा। कृपाण का दानी, हो सकता है कुछ लिखने में हो, कुछ बोलने में एरर हो, तो प्लीज़ आप उसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर लें और दूसरे साथियों को भी कमेंट कर कर उसके बारे में अवगत करवाएं, ये आपका कर्तव्य भी बनता है। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? विराग। भोगी का क्या होगा भाई? योगी। कीर्ति का अपकीर्ति। स्थूल का सूक्ष्म। शीर्ष का क्या होगा? तल। शोषक का क्या होगा? शोषित। शोषक का विलोम क्या होगा? शोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु का होगा कटु। मृदु को का विलोम शब्द क्या होगा? कटु। कलुष का क्या होगा? निष्कलुष। कलुष का विलोम क्या होगा? निष्कलुष। निर्दय का क्या होगा? सद्य। निर्दय का क्या होगा? सद्य। निरोग में संधि कौन सी? अभी निरोग में विसर्ग संधि है, याद रखोगे, ये काफी बार पूछा जा चुका है। निस्तेज में कौन सी है? निस्तेज में भी कौन सी आपकी? विसर्ग है। निरोग और निस्तेज दोनों में किस प्रकार की संधि है? विसर्ग। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत प्लस जवल। उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि। और उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? सुधी में भी पूछा जाता है, तो ये भी देख लो कैसे लिखा जाता है उज्ज्वल। और उज्ज्वल की संधि भी देख लो कैसे। उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है? उ जय जयवल, उज्ज्वल। और संधि हो जाएगी उत प्लस जवल, उत प्लस जवल संधि हो जाएगी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बहिष्कार में संधि कैसी होगी? विच्छेद क्या होगा बहिष्कार का? और विसर्ग संधि होगी दोस्तों बही प्लस कार, बहिष्कार। बही प्लस कार बहिष्कार हो जाएगा। बहिष्कार की संधि क्या होगी? बही प्लस कार, विसर्ग संधि। चैन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। चैन में कौन सी है भाई? अयादि। अन्वय में कौन संबंध? अन्वय, अन्वय में आपकी कौन सी संधि है? गुण संधि। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, तो इसका हो जाएगा सत प्लस चित प्लस आनंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लो, कहीं कॉपी वगैरह आपने उठा रखी है तो। सच्चिदानंद की संधि विच्छेद होगा आपका सत प्लस चित प्लस आनंद। क्या हो जाएगा? सत प्लस चित प्लस आनंद। ये देख सकते हो आप, इधर ऊपर टॉप में है सच्चिदानंद की सत प्लस चित प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद सच्चिदानंद। नेक्स्ट है उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस नीति। निर्धन में कौन सी संधि है आपकी? विसर्ग संधि। निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग। और सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? सूर्योदय की सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय आपकी संधि विच्छेद हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। लगभग 100 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि शुरू में हम डिस्कस करने वाले हैं, और लगभग 100 क्वेश्चनों को हमने आपके साथ शेयर किया है। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी दोस्तों। और एग्ज़ाम में आने वाले पेपरों में भी आपको बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में हो सकता है मिल जाएं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अब तो एक लाइक कर दो यार, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया हो। जिन्होंने कर दिया है धन्यवाद।